के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे समास प्रकरण की। व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे समास के बारे में। सबसे पहले हम समास की व्युत्पत्ति को समझें कि समास कैसे बना। तो सम धन अस धन धन्यम अर्थात समास। यदि हम इसे वाक्य में कहें तो सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु में घञ् प्रत्यय के लगने से समास शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। समास जो है अस धातु में सम उपसर्ग और घञ् प्रत्यय लगाने से बना हुआ है। अब हम समास की परिभाषा को समझेंगे। इसके लिए एक वाक्य संस्कृत में आता है, अनेकेषां पदानां एकपदी भवनं समासः। अर्थात अनेकों पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। यानी कुल मिला जुला करके जब दो या अधिक पद या शब्द अपनी अपनी विभक्ति चिन्हों का त्याग करके या लोप करके एक हो जाते हैं तो इसे ही हम समास कहते हैं। समास में क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्द होंगे, उनके विभक्ति चिन्ह होंगे, लेकिन जब हम उन दोनों पदों को मिलाएंगे तो इसमें उन विभक्तियों का लोप हो जाएगा और एक नया शब्द हमें प्राप्त होगा। वह घटना समास के नाम से जानी जाती है। जैसे यहां देख रहे हैं माता और पिता, इसमें और का क्या हो गया, लोप हो गया। इससे एक नया शब्द बना क्या, माता पिता। यहां एक देख रहे हैं कमल नयन, कमल के समान नयन। ये जो विभक्ति है इस विभक्ति का लोप होकर के एक शब्द बन गया कमल नयन। यही घटना क्या कहलाती है, समास कहलाती है। अब हम समास के प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो समास मुख्य रूप से 6 होते हैं। इन सिद्धांतों को यदि आप भली भांति समझ लेंगे तो हिंदी और संस्कृत दोनों में करीब करीब एक जैसे ही होंगे, बस कुछ जो है उपसर्गों और प्रत्ययों का अंतर होगा। संस्कृत के उपसर्ग कुछ अलग होते हैं, हिंदी के प्रत्यय या उपसर्ग कुछ भिन्न होते हैं, कुछ दोनों में भी होते हैं। सबसे पहला समास होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या है, पूर्व पदार्थो प्रधान अव्ययी भाव। पहले का मतलब जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता हो और वह पूर्व पद क्या होना चाहिए, कोई अव्यय होना चाहिए। पूर्व पद कोई अव्यय हो तो वैसे समास को क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। समास में हमेशा आप देख रहे हैं 2 पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पहले को बोलेंगे पूर्व पद, बाद वाले को बोलेंगे उत्तर पद। इस तरीके से जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता हो और वह पूर्व पद प्रायः कोई अव्यय हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। अव्यय क्या है, अव्यय का मतलब सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु सर्वेषु च वचनेषु न व्ययेति तदव्ययम्। जो तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में एक समान रहता है, सदृशम रहता है, न व्ययेति नहीं बदलता है, उसे ही क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। तो जिस समास का पूर्व पद कोई अव्यय हो, उसकी प्रधानता हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरा देखते हैं तत्पुरुष। तत्पुरुष क्या है, उत्तर पदार्थो प्रधान तत्पुरुषः। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो
बाद वाला पद महत्वपूर्ण होता है। जैसे हमने लिखा था ना पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, तो पॉकेट यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है, मारने वाला महत्वपूर्ण है। पॉकेट तो सबके पास है, मारने वाला एक खास है। तो उसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। जिस तरीके से कर्म से लेकर के अधिकरण तक जितनी भी विभक्तियां हैं, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान को लिए के लिए, आपादान से संबंध, काटेकी, अधिकरण में पद, इन्हीं सारी विभक्तियों का जब लोप होगा उसको कहेंगे कि वो क्या है, तत्पुरुष समास है। अगला बहुव्रीहि समास तीसरा, अन्य पदार्थों प्रधान बहुव्रीहि, जिसमें एक अन्य पद की प्रधानता हो, उसमें पूर्व पद या उत्तर पद की प्रधानता ना हो करके किसी अन्य पद की प्रधानता हो, उसे क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहेंगे। उससे कुछ दूसरे के बारे में पता चलेगा। जैसे पीताम्बर, पीतम अंबरम यस्य स, पीले हैं अंबर जिसके, अर्थात विष्णु। चतुरानन, चतुरानन किसको कहते हैं, ब्रह्मा को कहते हैं। उनके 4 आनन हैं। दशानन, रावण, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। तो यहाँ 10 और आनंद से कोई मतलब नहीं, उससे एक अलग व्यक्ति के बारे में पता चल रहा है, रावण के बारे में। चतुरानंद से ब्रह्मा के बारे में। तो जिसमें अन्य पद की अन्य पद के अर्थों की प्रधानता हो उसको क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहेंगे। 4 नंबर देख रहे हैं द्वंद्व। द्वंद्व माने होता है दुविधा, 2 चीजें हैं, विकल्प है आपके पास, है ना। इसमें क्या होता है, उभय पदार्थों प्रधानः द्वंद्वः। उभय माने होता है दोनों। जैसे साइंस का पढ़े होंगे ना, उभयचर, जैसे मेढक पानी में भी रहता है, जमीन पर भी रहता है। तो जिसमें उभय पद यानी दोनों पद प्रधान हो, या दूसरे अर्थों में कहें, चार्थे द्वंद्व, च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। च माने और, जैसे देख रहे हैं ना, माता पिता, इसमें क्या है, और है। ये द्वंद्व है, दोनों प्रधान है। माता पिता जब हम कह रहे हैं तो किसी एक को ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं, माता भी उतनी महत्वपूर्ण है जितने पिता। पाप पुण्य, पाप या पुण्य, तो चार्थे द्वंद्व, च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है, या जिस समास में उभय पदों यानी दोनों ही पदों, 2 पद कौन कौन, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों ही पदों के अर्थ की प्रधानता हो, उसको क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। 5वां आ जाइए, कर्मधारय समास। कर्मधारय किसे कहेंगे, उपमानोपमेय कर्मधारय। इसमें भी तत्पुरुष की तरह ही उत्तर पद की ही प्रधानता होती है, लेकिन इसमें एक उपमान और दूसरा उपमेय होता है, एक विशेषण और दूसरा संज्ञा होता है। जैसे नीलकमल, कैसा कमल, नीला कमल। तो नील क्या कर रहा है, कमल की विशेषता बता रहा है ना। तो नील हो गया विशेषण, कमल हो गया संज्ञा। तो ऐसे समास को क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे। अब आते हैं द्विगु, संख्या पूर्व द्विगु, जिस समास में पूर्व पद क्या हो, संख्या सूचक हो, जैसे चौराहा है ना, 4 राहों का समाहार, उसको क्या कहेंगे, चौराहा। त्रिशूल, तो पहला पद त्रि हुआ, दूसरा पद शूल हुआ, पहला पद क्या है, संख्या सूचक है। तो जो संख्या पूर्व यानी पूर्व पद क्या हो, संख्या वाला हो, उसको क्या कहेंगे, द्विगु कहेंगे। खडरस यानी 6 रस। सप्तशती मतलब 700, तो जिसमें पूर्व पद संख्या सूचक हो उसे क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। इस तरीके से ये समास
6 भेद हैं। इनका मतलब ही होता है, समास का एक मतलब यह भी होता है क्या, संक्षिप्तीकरण। क्या होता है, समास का उद्देश्य क्या है, संक्षिप्त कर देना। अब इतना बड़ा है, कमल के समान नयन, इतना ना पढ़कर इसको संक्षिप्त कर दें, शॉर्ट कर दें, क्या कहते हैं, कमल अर्थात हम क्या कर रहे हैं, समास कर रहे हैं। अच्छा, ये समास कैसे बना है, किन किन विभक्तियों के लोप से बना है, उसको प्रकट कर देना क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है, ये क्या हुआ, समास विग्रह। ये क्या हुआ, समास विग्रह। और ये क्या हो गया, समास, है ना। जैसे एक होता है संधि और एक होता है संधि विच्छेद, है ना। संधि कर देना, एक का मतलब होता है संधि पहले से है उसको विच्छेद कर देना, तोड़ देना। ठीक वैसे ही समास में संक्षिप्तीकरण करते हैं हम, यानी 2 या अधिक पद होते हैं, उनकी विभक्तियों को हटा करके एक नया पद निर्मित कर देते हैं, तो समास निर्मित होता है। और ये समास 6 प्रकार के होते हैं, जो सूत्रबद्ध हमने आपको यहाँ पर वर्णन किया है। यदि आप इसका अभ्यास करेंगे, इन सूत्रों को याद कर लेंगे, तो फिर समास को समझना आपके लिए कठिन नहीं होगा। धन्यवाद।